हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 आरयूएचएस का पेपर बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2020 का पेपर डिस्कस किया था और काफ़ी सारे 34 क्वेश्चंस थे, वो हमने अराउंड किए थे। आज के वीडियो में हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ द स्टोमक गैस्ट्रिक पेट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पूछा गया है? स्टोमक के गैस्ट्रिक पेट्स में। तो इसमें हम एक चीज़ जानते हैं कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। वैसे बॉडी भी होता है, 4 पार्ट है, हम जनरली 3 को डिस्कस करते हैं। फंडस पार्ट में 2 तरह की सेल्स होती है। एक होती है जाइगोटिक चीप सेल या पेप्टिक सेल, एक होती है पेराइटल सेल। तो जो पेराइटल सेल होती है वो 2 तरह के सीक्रेशन करती है। एक बनाता है वो HCl और दूसरा कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये काम कौन करता है? पेराइटल सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? फंडस पार्ट ऑफ स्टमक में। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर किस पार्ट में और कहाँ से होते हैं? तो पेराइटल, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द आरबीसी इज मेंटेन्ड बाय। ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन से जुड़ा है। वहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पूछ रहा है कि जैसे क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन क्या करेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आंसर है। दूसरी बात अगर हम करें तो वहाँ पर HCO3 माइनस सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रलिटी जो होती है आरबीसी की वो डिस्टर्ब होती है। इसके रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में क्या डाला जाता है? क्लोरीन डाला जाता है, जो कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, आरबीसी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो उसके लिए क्या डाला जाता है? क्लोरीन। और नाम से ऐसे पता चलता है क्योंकि नाम इसका क्लोराइड शिफ्ट है। तो क्लोराइड शिफ्ट या इसे हेम्सबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं, हेम्सबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम प्लाज्मा टू एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेशन से ओइसिनोफिल्स के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट क्या है इनमें से? 2 to 7 लोब्स नहीं मिलते बिल्कुल ही, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन भी नहीं है इनमें। एक अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट इन एलर्जिक रिएक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटॉक्सिफिकेशन में रोल नहीं करता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हेनले लूप इज मींट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ। हेनले की जो लूप होती है वो किसके लिए अब्जॉर्प्शन करती है? तो एक तो NaCl के लिए, NaCl के लिए अब्जॉर्व करती है, और एक करती है वाटर। तो यहाँ पर वाटर नहीं दे रखा है, और बाकी क्या क्या चीज़ें दे रखी है? पोटेशियम तो होगा नहीं, यूरिया भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, तो पीछे बचा सोडियम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो द सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन आर नोन टू अकर इन। सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम 2 जगह मिलती है, एक मिलती है ब्रोंक्यूल्स में और एक मिलती है फेलोपियन ट्यूब में, 2 जगह मिलती है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इज। इसका 70 MV होता है, -70 MV इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है इनका वो -70 MV होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पूछ रहा है कि किसके लिए परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो अगर मैं बात करूँ तो रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम्स के लिए चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम अभी भी बाहर जा सकता है, इस वजह से पोटेशियम ज़्यादा निकलता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ग्रेटर फॉर पोटेशियम एज कम्पेयर टू सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट? तो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले बोला था एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म आर जर्म लेयर्स, बिल्कुल सही है, तीनों की तीनों जर्म लेयर है। बी ऑप्शन है जिसमें पूछा है ट्रोफोब्लास्ट इज अ जर्म लेयर, गलत है ये, ट्रोफोब्लास्ट जर्म लेयर नहीं है। ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट में मिलती है, ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट सेल है उसे हम, आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सी ऑप्शन द इनर सेल मास इज अ सोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, बिल्कुल सही है, बताया भी था रिप्रोडक्शन में।
द ब्लास्टुला इज ऑफन ए होलो बॉल सेल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन गलत पूछा है, तो ये ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस हमें पूछा है। तो स्पर्म फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया। फिर उससे बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इससे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इससे बनता है स्पर्मेटिड, और फिर बनता है स्पर्मायोजेनेसिस के बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। तो स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, इसे हम कह सकते हैं स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, मेरे वीडियोस में भी है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए, स्पर्मायोजेनेसिस प्रोसेस होती है, स्पर्मायोजेनेसिस, तो ये भी ध्यान रखना, स्पर्मायोजेनेसिस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी सही होगा, स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं हम, और ये रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम को रप्चर होने के बाद वापस मेंटेन भी यही करता है। ऑप्शन ए सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। सीक्रेट एस्ट्रोजन, क्योंकि प्लेसेंटा का मेन काम भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, तो एस्ट्रोजन सीक्रीशन भी करता है। और ये जैसे हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन भी, सॉरी प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, बट ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं करता है पार्चुरेशन के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप। एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक जाने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही एक जो लिंकेज ग्रुप है वो दूसरे लिंकेज के ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसी हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एलील्स आर। एलील्स क्या है? एलील्स, अगर सेम एलील्स के लोकस पर, लोकस यानी सेम पोजीशन पर, अगर अलग अलग कैरेक्टर हों, कैरेक्टर सेम बट कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग हो, यानी एक डोमिनेंट हो एक रेसेसिव हो, अगर ऐसा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस, और एलील्स आर हेट्रोजाइगस। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, HIV दैट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। HIV जो कि एड्स के लिए कारण बनता है, वो स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग क्या करेगा? तो देखो, एड्स इटसेल्फ नॉट अ डेंजरस, एड्स खुद जो है वो कोई बीमारी नहीं क्या होती है, वो इंसान की मतलब मौत का कारण नहीं होती है। लेकिन मैं बताऊं, एड्स से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने के बाद कोई भी छोटी मोटी बीमारी किसी आदमी के डेथ का कारण हो सकती है। जनरली एड्स का जो एड्स होती है वो वायरस होता है उसका, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या करता है? हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है हमारे सिस्टम में, ह्यूमरल इम्यूनिटी उसको कम करता है। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी को मेंटेन कौन करके रखता है? इसको मेंटेन करके रखता है बीटा लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फोसाइट हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है, जो कि ब्लड में एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन करती रहती है, एंटीबॉडीज़ बनाती रहती है। तो ये HIV सबसे पहले क्या करेगी? इस बीटा लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करेगी, जिससे हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी कम होने के बाद एड्स हो जाएगा, और अब हमें कोई भी छोटी सी बीमारी होने पर भी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि HIV सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करेगी? तो बीटा लिम्फोसाइट को, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स आउट ऑफ विच आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच है, मतलब ट्रू रिब्स के बारे में पूछ रहा है। ट्रू रिब्स के बारे में ये पूछ रहा है। तो ट्रू रिब्स
7 पेयर्स की होती है, और ये है हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इन एग, एग्स ऑफ एम्फीबियंस आर। एम्फीबियंस में अगर योग के डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करें एग्स की, तो दो तरह के एग्स होंगे, एक होगा मीजोलेसितल और एक होगा टीलोलेसितल। सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसे हम मीजोलेसितल कहेंगे, और एट द कॉर्नर्स एजेस के ऊपर है तो टीलोलेसितल। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। सेंस ऑर्गन कंसर्न्ड विथ इक्विलिब्रियम, ईयर की बात हो रही है। ईयर में जो हमारा इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर जो है वो इक्विलिब्रियम, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। यूट्रिकल और सेक्यूल्स जो होती है वो करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम बात करें इंटरनल ईयर दो तरह की इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यूट्रिकल और सेक्यूल्स मेंटेन करके रखती हैं, ये इंटरनल ईयर के ही पार्ट है, और 3 सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखती है। तो अल्टीमेटली कौन मेंटेन करके रखता है इक्विलिब्रियम को, तो इंटरनल ईयर। तो यहाँ पर यही पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इंटरनल ईयर यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रैपिड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द हाई मोर्टेलिटी रेट। हाई मोर्टेलिटी रेट यानी पॉपुलेशन क्रेश। पॉपुलेशन क्रेश ऐसी कोई आपदा पेंडेमिक की वजह से ही हाई मोर्टेलिटी रेट देखी जा सकती है, यानी पॉपुलेशन क्रेश, जनसंख्या क्रेश। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अमोंग द हनी बीज वर्कर बीज आर मेल्स। मेल्स ही वर्कर एज अ वर्कर रोल प्ले करते हैं हनी बीज में। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। प्लाज्मिड डीएनए आर, प्लाज्मिड डीएनए इनमें से हमको शायद सही चुनना है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन ऑफ द बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लाज्मिड जो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है और उसका जो साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा में ये मिलता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं साइटोप्लाज्मा में मिलता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है। बेस्ट वेक्टर फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ये सबसे बेस्ट है, बिल्कुल सही है। इसी से हम होस्ट में एंट्री करवाते हैं किसी भी बैक्टीरिया की, वायरस की, तो इसको ओराइसाइट भी होती है इसमें, तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट वेक्टर है, बिल्कुल सही है। वर्किंग एज एंडोसिम्बायोंट इन द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको मॉडिफाई करके बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है, तो एंडोसिम्बायोंट इन बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ऑल द अबव यहाँ पर करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द ग्रीन मैन्योर, इनमें ग्रीन मैन्योर पूछा है, तो ग्रीन मैन्योर में क्रोटोलेरिया, मेलिलोलस और ट्राइफोलियम तीनों के तीनों यूज़ होते हैं। ऑप्शन डी, ये आरबीएससी की बुक में डायरेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, नेचुरल इंसेक्टिसाइड प्लांट से ऑब्टेन होने के लिए पूछा गया है, तो इनमें भी ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एजार्डिएटा, रेटेनॉन और पायरेथन और सेस्रीन, ये तीनों चारों के जो है ये सभी के सभी यूज़ होते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड के रूप में। ये भी आरबीएससी में डायरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट विच एक्यूमुलेट हाइड्रोकार्बन ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, अगर हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट ने पेट्रोल की कमी को देखते हुए पहले ही कुछ ऐसे प्लांट्स को डिस्कवर कर लिया था, जो कि अगर इन चीज़ों की कमी आए पेट्रोल की, तो इस पेट्रोल का जो प्रोडक्ट है वो ये प्लांट्स दे सकें। तो उन प्लांट्स जिनमें हाइड्रोकार्बन का जो अमाउंट है वो हाई रखा गया है, इनका परसेंटेज हाई है, यानी हाई मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये पेट्रो प्लांट्स हैं, जो कि पेट्रोल वगैरह बनाने में भी यूज़ होते हैं, जिनको मतलब भविष्य की आपदाओं को देखते हुए बनाया गया है, इन्हें पेट्रो प्लांट्स कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। इन विच क्लाइमेट शिफ्टिंग कल्टिवेशन टेक्स प्लेस, कल्टिवेशन इक्विटोरियल क्लाइमेट शिफ्टिंग में कल्टिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन
राजस्थान, राजस्थान में यूज़ होने वाले मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन सी हैं? तो ये थोड़ा बाहर से क्वेश्चन है। ये कैप्सिरस, डेसीडेर और प्रोस्पिनेरा और टेकोमेला अंडुलेटा, ये तीनों के तीनों ही यूज़ होते हैं एज अ मेडिसिनल प्लांट इन राजस्थान। ऑप्शन डी सही है। न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी चारों में ही मिलता है। न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी फाउंड इन ऑल। न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी यानी जनरली सीड में एक एम्ब्रियो ही मिलता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिलने, अगर सीड में मिले तो उसे हम पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल हैं लेमन हो गया, यानी सभी सिट्रस फैमिली और मैंगो फैमिली, जितनी भी सिट्रस फैमिली है और मैंगो फैमिली है वो इसमें देखी जाती है। न्यूक्लियस पोलीएम्ब्रियोनी की अगर हम थोड़े डिटेल में बात करें तो जनरली सीड में सिर्फ और सिर्फ एक एम्ब्रियो मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सीड में डेवलप हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम पोलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादातर सिट्रस फैमिली जो ये दो हैं और मैंगो फैमिली में मिलने दिखती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें हु डिस्कवर्ड एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का सबसे पहले मतलब यही होता है विदाउट मिक्सिंग, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई प्लांट तैयार होता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस जो टर्म है वो दी थी हैंस विंकलर, हैंस विंकलर ने यह टर्म दी थी और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड, तो इनमें 4 तरह की सॉइल वाटर जो है वो मिलता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, या जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड फोर्थ है केमिकली कंबाइंड वाटर। ये 4 तरह के मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू विच प्रोसेस, प्लांट्स में जो रूट हेयर सिस्टम है, रूट हेयर सिस्टम, उससे सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और वो पैसिव प्रोसेस है। इसकी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू पैसिव अब्जॉर्प्शन। व्हाट हैपन टू द वाटर अब्जॉर्प्शन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड इन द रूट्स। देखो, प्लांट को ट्रांसफर ऊपर तक करना है, रूट से जड़ों तक, जड़ों से लेकर ऊपर टॉप तक प्लांट को वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? प्लांट को क्या चाहिए होगी? एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या जरूरी है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ क्या पूछ रहा है? इफ द इज इंक्रीज, अगर पहले हम ये कंडीशन देखते कि अगर ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो वहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा? रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या नहीं मिल पाएगी? एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो क्या नहीं होगा? प्लांट में वाटर टॉप तक नहीं पहुँचेगा। अब उल्टा देखते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखते हैं कि O2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई, यानी रेस्पिरेशन बढ़ गया, यानी एनर्जी क्या मिली? ज़्यादा मिली, यानी प्लांट में वाटर इजीली ऊपर तक पहुँच गया, ज़्यादा पहुँचा है। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट हैपन टू द वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर अब्जॉर्प्शन पे क्या होगा अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रूट में इंक्रीज कर दें? तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, स्टॉप नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, नो इफेक्ट भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा पाथवे है इनमें से करेक्ट? ठीक है, तो सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस से वाटर जाता है, उसके बाद जाता है कोर्टेक्स से, कोर्टेक्स के बाद वाटर जाता है, सिम्प्लास्ट फॉलो करता है, फिर सिम्प्लास्ट फॉलो करते हुए एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल और पेरीसाइकिल के बाद जाइलम। ये पाथवे होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट 2 तरह के पाथवे होते हैं। ठीक है, तो पाथवे यही होगा, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और जाइलम। तो यहाँ पर ये देख लो, सबसे पहले होगा रूट हेयर, इससे भी आगे रूट हेयर, तो रूट हेयर, तो ये ऑप्शन यही दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन ए रूट हेयर, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और फिर जाइलम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की
की बात करें तो पोलन ग्रेन्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब अकर्स इन इट्स की बात करें एपिकल पार्ट में, अगर पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ की बात करें तो एपिकल पार्ट से ही पोलन ग्रेन की ग्रोथ होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनेगा, 3 एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। 33 क्वेश्चन की बात करें 33rd की, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 34 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें पूछा गया विच वन डज नॉट अकर ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान इनमें से कौन सा नहीं होता है? प्रोडक्शन ऑफ, ये C3 की बात कर लो आप, C2 C1, ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल सही बात है, और सिंथेसिस ऑफ NADPH2 भी है, लेकिन वाटर का यूज़ इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही है क्योंकि ऑप्शन गलत है। तो आज के लिए इतने ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे जो कि 2017, 18 और उससे भी अगले क्वेश्चन होंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस PDF की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ पर लिंक PDF लिखा होगा, उसके सामने लिंक होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।